अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए, एक मरतबा फिर आज न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं नसीम राजपूत एक मरतबा फिर होस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हमारे हर दिल अजीज़ होस्ट जो बताते हैं इंडिया में भी अफ़गानिस्तान में भी कि क्या कुछ आप करते हैं, वो ज़रा थोड़ी अपने इदारे की ज़िम्मेदारियों की वजह से रमज़ान ट्रांसमिशन भी वो कर रहे हैं, लेकिन जल्द आपको ज्वाइन करेंगे हमारे होस्ट शहरियार भाई। जब तक मैं मेज़बान हूँ यहाँ पर, कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जो कुछ हो गया पहले राउंड में वो हो गया। हम हॉलैंड के खिलाफ फंस गए थे, नीदरलैंड के खिलाफ जो मुश्किल हुई थी वो अपनी जगह पे, इंडिया से 61 रन से मैच हार गए। लेकिन अब फोकस होना चाहिए, कल न्यूजीलैंड, दैन इंग्लैंड और उसके बाद श्रीलंका, जो सुपर 8 में पाकिस्तान ने मैचेस खेलने। आज जो आखिरी राउंड मैच खेला गया था, आज मिचेल मार्श उनके कप्तान वापस आए और ऑस्ट्रेलियन टीम ने बासानी ओमान को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। 104 रन का हदफ था जो उन्होंने 9.2 ओवर्स में हासिल किया। मिचेल मार्श वेरी वेल प्लेड, 64 ऑफ 33। तो टीम के कप्तान है, लेकिन काफ़ी देर से है क्योंकि वो अनफिट हो गए थे पहले ही मैच में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे बड़ी टीम जो इवेंट से बाहर हो गई। ये लोग अफगानिस्तान पे भी बहुत तनकीद कर रहे हैं, उस पर भी मैं बात करूँगा कि वो एक फ्रेंचाइज टीम दिखाई देती है और अपने आप को समझती बहुत ज़्यादा है। उन तमाम चीज़ों से हट कर आपने देखा होगा शादाब खान का स्टेटमेंट कि जिसमें उन्होंने बात की थी कि हम तो वो हैं कि जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप में तो हराया है, हमसे पहले तो किसने हराया। तो शादाब साहब, आपसे तो घबराती नहीं है ये इंडियन टीम, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे डरती थी, घबराती नहीं थी। वो जब खड़े होते थे ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो एक एक खिलाड़ी में पाकिस्तान नज़र आता था, जो हम चाहते हैं अब आप में भी नज़र आए। और यही वजह है कि टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा ने बहुत सीरियस एक्शन लिया है शादाब खान के ख़िलाफ़। जो उन्होंने बातें की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने वाजे कर दिया गया है कि अगर उन्होंने इस तरीके की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या वो खेल रहे हैं मैच? भाई नमीबिया नहीं है आप सामने, आपको कॉम्बिनेशन वही उतारना पड़ेगा जो टीम के मुफाद में बेहतरीन दिखाई देता है। क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए उस पर भी मैं बात करूँगा। कई सारे स्टेटमेंट भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड T20 हमारा बड़ा पसंदीदा खेल है। ये खेल की दीवानी कौम है, इनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। ये हमारी टीम को अब समझना चाहिए। बहुत दिल टूटते हैं जब आप बुरी तरह 61 रन से इंडिया से मैच हारते हैं। मेरे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे स्कॉटलैंड के लिए 2007 में वर्ल्ड T20 खेला, कई टूर किए स्कॉटलैंड के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, वर्ल्ड T20 में कमेंट्री भी कर चुके हैं, पाकिस्तान में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और डेब्यू पर 100 किया था। कासिम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू कासिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं। अभी हाल ही में US ओपन अमेरिका में खेल कर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, नेशनल एयरलाइन से लेके टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, अब भी ज़बरदस्त रिदम में दिखाई देते हैं। सैयद राफे सफदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राफे, थैंक यू वेरी मच। कासिम भाई, सबसे पहले तो मिचेल मार्श वापस आ गए और मैच जीत लिया। बहुत तनकीद हो रही है ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, उनके कोच ने भी ये बात कही कि प्लेयर्स जिम्मेदार हैं इस शिकस्त के। मेरे ख्याल है कोच एकदम से मलबा तो ना डालें, प्लेयर्स डायरेक्ट कोई ख़राब भी हो जाता है। हम भी बाहर हुए थे पिछले वर्ल्ड T20 में पहले राउंड में, लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट क्या फ़ायदा पहुँचाएगा? देखो, एंड्रू मैकडोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया का हेड कोच ने काफ़ी मुझे बुरा स्टेटमेंट लगा है, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो सबका होता है, फ्रॉम द बैकरूम स्टाफ, हेड कोच, प्लेयर्स, सबका जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जो ऑस्ट्रेलिया का फेलियर हुआ है इस T20 वर्ल्ड कप पर, वो सबका है। तो ये जो कोच ने स्टेटमेंट दिया है कि सारा प्लेयर्स का फॉल्ट है, मुझे लग रहा है कि शायद प्लेयर्स डोंट रिस्पेक्ट द कोच, तो कोच ने ऐसा स्टेटमेंट डाला है प्रेस के अंदर। लेकिन इसका मतलब है कि देयर इज प्रॉब्लम्स इन ऑस्ट्रेलियन T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा। वो लग रहा है कि अगर कोच ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका मतलब है कप्तान कोच दे आर नॉट टुगेदर, वो बिल्कुल ख़िलाफ़ है अपने प्लेयर्स के ख़िलाफ़ अगर ऐसी स्टेटमेंट देगा। लेकिन मैं एंड्रू मैकडोनाल्ड को अगर मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये सिर्फ कहूँगा कि भाई आप भी अकाउंटेबिलिटी ले लो, आप भी हेड कोच हो, आपका भी काम है इसमें, तो आप भी अकाउंटेबिलिटी लो। एंड आई जस्ट थिंक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट राइट नाउ कोई प्रॉब्लम है और उनको थोड़ा सा इसको ठीक करने पड़ेगा। लग रहा है प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर, ये उस तरीके की नेशन है जो डिफरेंट अपने आप को क्लास में रखते हैं, और जब भी कोई वर्ल्ड कप खेलने आते हैं इनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। लेकिन जहाँ मैकडोनाल्ड की बात कर रहे थे अभी कासिम, वहीं पर रिकी पॉन्टिंग ने भी ये बात कही है कि खिलाड़ियों जो इंजर्ड हुए थे वो अभी ज़िम्मेदार हैं इसके, कि उन्होंने इतने बड़े इवेंट से पहले अपना ख्याल नहीं रखा।
नसीम भाई देखें, ऑस्ट्रेलियन का जो माइंडसेट है ना बड़ा रूथलेस है। ऑस्ट्रेलियंस पाकिस्तानी या एशियन कंट्रीज़ की तरह ना सोचते हैं ना खेलते हैं। तो नंबर 1 मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी इशू जो था उनकी सिलेक्शन थी। उन्होंने वो एशियन कंडीशंस के अंदर खेलने वाले प्लेयर्स नहीं लाए, बिकॉज ख़ास तौर पे बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड उन्होंने स्पिनर्स लेके आए, फास्ट बॉलिंग के अंदर डेप्थ नहीं थी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वर्ल्ड स्टेज पे वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी आपकी ऐसी टीम सेलेक्ट करके भेज रही है जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं इन कंडीशंस में खेलने का, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके यहाँ पे वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे? तो जो इशू स्टार्ट होता है वो टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। सिलेक्टर को रिज़ाइन करना चाहिए अगर इतना कोई सीरियस स्टेप लेना है। लेकिन अगर मिचेल स्टार्क अनफिट है, हेजलवुड अनफिट है, पैट कमिंस अनफिट है, फिटनेस इशू एक अपनी जगह है, मगर क्या ये अपने आप से इनको क्वेश्चन करना चाहिए, क्या इन्होंने अपने डोमेस्टिक सर्किट से या अवेलेबल जो स्टार्स थे इनके पास, लाइक भले टेस्ट क्रिकेट या वनडे भी जो खेल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे, क्या उनमें से कोई नहीं था जिसको भेज सकते थे? इन्होंने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर भेजा या फास्ट बॉलर्स जो भेजे उनको तो हम जानते भी नहीं है, वो तो बिग बैश खेले हुए प्लेयर्स हैं। वहाँ पर अगर उन्होंने सीज़न अच्छा खेल लिया तो ये तो नहीं मकसद कि आप उनको एशियन कंडीशन में देखें, बॉल स्पिन होता है, बॉल ब्रेक होता है, बाउंड्रीज डिफरेंट हैं, यहाँ बैटिंग का स्टाइल डिफरेंट है, यहाँ हर बॉल पे छक्के नहीं लगते, यहाँ बल्ले पे बॉल हर बार नहीं आता श्रीलंका के अंदर, ठीक है ना। आपको स्ट्राइक रोटेशन पे काम करना पड़ता है, ब्रेक के साथ आपको स्वीप्स खेलने पड़ते हैं, रिवर्स स्वीप खेलना पड़ता है, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्रिकेट है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक प्लेयर्स की रिफ्ट है मैनेजमेंट के साथ, वो इसलिए कि मैंने आपसे कहा रूथलेस हैं, मतलब ये है कि ये अपने ऊपर स्टेन या दाग नहीं लेते, ये सख्त स्टेप्स लेते हैं, कोई भी चीज़ होती है क्लियर है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से लेकिन वहीं पर ही जो अभी आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की, तो बासित अली साहब ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वो भी एक फ्रेंचाइज की टीम लगती है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका अंदाज है, वो अपने अंदाज से ग्रूम नहीं हो पा रहे। नसीम भाई देखें, अफगानिस्तान में सच आपको बताऊं, डिस्पाइट कि वो पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते क्रिकेटिंग, उस पर भी उनके बयानात, मगर एज ए क्रिकेटिंग यूनिट बोलूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग यूनिट है, ठीक है। उनके कुछ लैप्सेस ज़रूर हैं और जिसके अंदर मैं कहता हूँ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अपने गेम में, कई खुशी में पागल हो जाते हैं, गम में एकदम निडाल हो जाते हैं। मैं शॉर्ट सिलेक्शन की बात भी कर रहा हूँ, जहाँ पे उनको इनिंग्स को लंबा करना होता है या बाबर आजम स्टाइल इनिंग्स खेलनी होती है, ठीक है ना। अगर 2 विकेटें हो जाए वो नहीं कर रहे, वो फिर भी अटैक करते रहते हैं। लाइकवाइज उनके मेरे ख्याल से 1-2 फास्ट बॉलर्स में वो बहुत पुराने चलते आ रहे हैं, उनको नया ब्लड चाहिए, कुछ थोड़ा एक्सप्रेस पेसर चाहिए, या क्योंकि स्पिन अटैक उनका बहुत सॉलिड है। तो मेरा नहीं, अफगानिस्तान थोड़े से अनलकी भी रहते हैं, बिकॉज जिस तरह गुरबाज ने और इन लोगों ने साउथ अफ्रीका के साथ जो लीग का मैच खेला था, 2 सुपर ओवर खेले, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अफगानिस्तान है, एक टॉप टियर साइड लग रही थी। जिस तरह उन्होंने 2 सुपर ओवर्स के अंदर बैक टू बैक ऑलमोस्ट चेस कर गए थे, तो मेंटली टफनेस है, सब कुछ है, थोड़े से लैप्सेस हैं मेरे ख्याल से। जोनाथन ट्रॉट ने जो रिजाइन किया है, अब देखते हैं किसको सिलेक्ट करके लेके आते हैं। 2022 से जोनाथन ट्रॉट ने तो शानदार काम किया, बहुत शानदार काम किया है, और मैं आई होप अगर इनको मेंटोर अच्छा मिल गया या कोच अच्छा आ गया तो अफगानिस्तान में पूरा पोटेंशियल है। मैंने आपसे बोला कि थोड़ा एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, बस दैट्स इट, जिससे इनको कामयाबी मिलेगी। भाई आ जाते हैं जरा पहले तो मोहम्मद आमिर के स्टेटमेंट पे आते हैं। अभी पाकिस्तान का मैच तो है, आमिर ने कहा है कि इंडिया की चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, कि वो समझते हैं कि इस ग्रुप से वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीमें दिखाई दे रही हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। मानेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता, ये मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मोहम्मद आमिर भाई ने ये जो स्टेटमेंट दिया, मुझे लग रहा है थोड़ा सा माइंड गेम्स हो रहे हैं, थोड़ा सा छेड़ने के लिए इसने बोला है, इंडियन फैंस को थोड़ा सा छेड़ने के लिए। आई डोंट थिंक इट्स फैक्चुअली करेक्ट। जो अभी इस वक्त T20 वर्ल्ड फॉर्मेट में इंडिया का टीम जो है बहुत तगड़ी है। हम देखो अभिषेक शर्मा की कितनी बातें कर रहे थे, अभिषेक शर्मा 5 मेरे ख्याल 4-5 राउंड मैचों में 12वां खिलाड़ी रखा है उन्हें, उसके 3-4 टीम बनी है राउंड मैचेस चल रहे, लेकिन वो नहीं चला, ईशान किशान चला है। उनके पास बहुत डेप्थ है उनकी टीम के अंदर। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इंडिया आर नॉट फेवरेट्स टू गेट टू सेमीफाइनल। मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट्स होंगे सेमीफाइनल के लिए, और फॉर द फुल टूर्नामेंट आप कह सकते हो कि वो एक फेवरेट टीम है जो वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। तो ये जो मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया, मुझे लग रहा है कि बस थोड़ा सा माइंड गेम थोड़ा सा छेड़ने के। आमिर अगर ये बात कह रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा, राफे भाई इस पे आप भी रोशनी डालें। अगर मैं देखता हूँ अभिषेक शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया, उनकी टीम फिर भी टॉप करती है अपने ग्रुप के अंदर, लेकिन अगर मैं ईशान किशन का फैक्टर हटा दूँ
तो मिडिल में टीम ने स्ट्रगल भी किया है। हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके एक 50 स्कोर किया था, प्रॉब्लम में भी दिखाई दिए। इनकी बैटिंग अमेरिका के खिलाफ ये कोलैप्स कर गए थे बुरी तरीके से, 76 फॉर 6। अगर वो सूर्य कुमार यादव का कैच हो जाए तो शायद वो मैच लूज कर जाते, जैसे हम भी नीदरलैंड के खिलाफ फंस गए थे। तो ईशान किशन का फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इस टीम में। नसीम भाई देखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया की बॉलिंग थोड़ी स्ट्रगल कर रही है कंपेयर टू द बैटिंग। उनकी बैटिंग के अंदर इतनी डेप्थ है, डूबे नीचे आ रहे हैं 8वें नंबर के ऊपर, हार्दिक पांड्या उससे ऊपर खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन है, मतलब बैटिंग उनकी अक्षर पटेल हैं, तिलक वर्मा है, उनकी बैटिंग में कोई वो नहीं है। कोई भी मैच ऐसा नहीं होता कि आपके 5-5, 6-6 प्लेयर बैटिंग में चल रहे हो, चलते एक या दो ही हैं। देखिए जैसे यूएसए के खिलाफ था, सूर्य कुमार यादव ने अपना गेम का स्टाइल चेंज किया और वो पूरी इनिंग खेल के गए, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जल्दी आउट हो गए थे। तो उनकी बैटिंग में डेप्थ और सेंसिबल प्लेयर्स हैं। मेरे हिसाब से उनकी बॉलिंग के जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स उस क्वालिटी की बॉलिंग नहीं कर रहे। नीदरलैंड ने 172 रन्स कर दिए उनके खिलाफ, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, बुमराह से बॉल नहीं गिर रहा जिस क्वालिटी के बॉलर है। गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे राफी, बॉलिंग तो उनका ठीक ठाक लग रहा था। पाकिस्तान का इशू है, बात ये है कि पाकिस्तान खेल रहा था सर, जो अच्छा खेलेगा तो लड़ रहा है, हॉलैंड लड़ रहा है उनसे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के स्पिनर्स का 2.4 डिग्री बॉल स्पिन हो रहा था, उनके स्पिनर्स ने 1.2 डिग्री स्पिन किया। इसका मतलब क्या है कि पिच कंडीशंस भी चेंज होती हैं, दैट्स फाइन, मगर यूजुअली सेकंड इनिंग में पिच ज्यादा ब्रेक होता है, ठीक है। तो उन्होंने ज्यादा क्विक इंडिया की बॉलिंग मसला है, यहाँ बॉलिंग इंडिया का बॉलिंग मसला है। मुझे लगता है अगर इंडिया ने इस दिन 170 किए तो ये चेस करवा देंगे, आप समझ रहे हैं। ये नहीं, इसका मकसद है गलत नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी बॉलिंग ज्यादा इशू है। तो फिर आमिर गलत तो नहीं कह रहे, आमिर उनकी बैटिंग को कह रहे हैं, मैं उनकी कह रहा हूं उनकी बॉलिंग इशू है, उनका बैटिंग इशू नहीं है। मकसद है कि 2 इशू हो गए फिर तो। हाँ 2 इशू हो गए, 2 इशू हो गए यहाँ पर तो। इंडिया गुड लक। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो जरा अपनी टीम पे बात करें। कल हम मैच खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, ब्रेक के बाद। कुछ क्रिकेट हो जाए, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ नहीं खेलना है, अब ज़्यादा खेलनी है और बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि अब आप सुपर 8 मरहले में आ गए। कल आपका मैच न्यूजीलैंड से होने जा रहा है। ग्रीन शर्ट्स, कम ऑन शाहीन्स, ज़रा तगड़े अंदाज से आ जाएं। बहुत सारे लोग आपकी जानिब देख रहे हैं, रमज़ान में दुआएं हो रही हैं, लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि रमज़ान में 92 वर्ल्ड कप जीता था तो 11 मेरिट पे आपने मुंतखब किए थे। दैन 2009 में आप जीते थे तो आपके 11 मेरिट पे थे। चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे 11 मेरिट पे थे। क्या जो अभी आप खिला रहे हैं 11 मेरिट पर है? हमारे 11 मेरिट पे खेल रहे हैं। कासिम ज़रा सबसे पहले आप बात करें कि अबरार के बगैर, हमने कल भी बात की थी, क्या पाकिस्तान टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसी टीम के साथ जा सकती है जो हमने लास्ट मैच नमीबिया के साथ खेला? देखो आप, यू कैन लुक इनटू द नमीबिया गेम टू मच, क्योंकि वो नमीबिया और न्यूजीलैंड का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बिल्कुल अभी तक हम ऑनेस्ट बात अगर करें तो अगर वो मैक्स आउट वो कैच लेता, नीदरलैंड्स भी पाकिस्तान से वो मैच जीत जाता, और अगर फहीम अशरफ हीरो नहीं बनता एंड में, पाकिस्तान वुड हैव लॉस्ट। तो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स है इस सुपर 8 में जो ये जा रहे हैं, लेकिन इट्स द पाकिस्तानी वे। अगर आप 92 को देखो, पाकिस्तान तो कह सकते हो जहाज़ के ऊपर बैठ गए थे और फिर रास्ता खुल गया था और पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच गया। तो हम यही दुआ कर रहे हैं कि देखो अब ऑस्ट्रेलिया भी ग्रुप स्टेजेस में आउट हो गया है और रमज़ान का भी महीना है, तो दुआएं तो लग रहे हैं, हमारी दुआएं सारी चल रही है कि पाकिस्तान वो प्रोग्रेस। लेकिन आप ये बार बार कह रहे हो, सिर्फ दुआएं के से नहीं चलता, यू हैव टू परफॉर्म ऑन द पिच। तो ये जो अबरार को टीम से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल गलत था। अबरार इज़ अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए, तो ये बहुत गलत हुआ कि एक मैच के बाद आपने उसको निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से उसको टीम में वापस आनी चाहिए। और अभी हम सिलेक्शन में बात करेंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बाबर आजम नंबर 4 नंबर में खेल रहा है उसको नहीं खेलनी चाहिए। उसको अगर खिलाना है तो ओपनिंग बैटिंग खिलाओ, और सलमान अली आगा को अब नीचे जाके खेलने चाहिए, जैसे बाबर आजम को पठाया गया था। छोड़ता है कप्तान यहाँ पे, जब बाबर कप्तान थे तो उन्होंने कभी जिंदगी तो में ये होनी नहीं चाहिए कप्तान के, कि ये होनी नहीं चाहिए। शायद कोच को बैठ के बात करनी चाहिए कप्तान के साथ कि भाई आपका जगह अभी नहीं बन रहा वहाँ पर और हमारा बैटिंग लाइनअप का अफेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से सैम अयूब को वन डाउन आनी चाहिए और बाबर को ऊपर भेजो, और उसके बाद फ़खर जमान को भी टीम में आने चाहिए नंबर 4 नंबर में। दैट्स व्हाट आई फील। और उसके बाद भी हम और बात कर सकते हैं बाकी बैटिंग लाइनअप के बारे में, लेकिन सलमान अली आगा का जगह नहीं बन रहा वन डाउन में। ठीक है, उसने वो ऑस्ट्रेलिया मैचेस में 2-3 बार परफॉर्म किया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसका नहीं चल रहा। नमीबिया के खिलाफ आप उसको जज नहीं कर सकते। बड़े मैच में आपने नहीं किया। जनाब, आपने जो टीम खिलाई लास्ट नमीबिया के खिलाफ, अबरार ड्रॉप बनते थे?
नसीम भाई परफॉर्मेंस वाइज इस तरह वो खेलते आ रहे हैं उस पर आप कह सकते हैं नहीं, मगर अगर मैं आपको बोलूं जिस क्वालिटी की उसने बॉलिंग की थी इंडिया के खिलाफ, एक मैच खराब नहीं, होने एक में, मैच की बात उसमें नहीं, अच्छा वो- कौन खेला था? नहीं, मकसद आपसे कहने के देखें ये अगर मैं कोच हूँ या अगर मैं एनालिस्ट के तौर पे टीम के साथ हूँ तो मैं क्या देखूँ कि उसने किस क्वालिटी की बॉलिंग की थी। बात ही वो लेफ्ट हैंडर्स को टांगों पे बॉल कर रहा था, वो मुंह के ऊपर off ऑफ stump स्टंप के ऊपर मुंह के ऊपर बॉल कर रहा था। मकसद ये है कि बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी की अगर बॉलिंग उसने करी है तो आप जब बाहर बिठाते हैं ना किसी प्लेयर को तो रियलाइज करता है, वरना कंप्लेसेंसी आ जाती है कि यार मैं तो पक्का ही हूँ 11 के अंदर, मुझे लेकिन कौन वो तो निकालता है। बिल्कुल सही पॉइंट है ठीक है राफेल, ना? लेकिन बाकी प्लेयर्स के साथ ये नहीं, नहीं आई हो एम रहा। नॉट सेइंग कि बाकियों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, बाकियों का भाई, अपनी जगह है। शादाब क्यों नहीं बाहर हुए तो थे? मेरा अबरार सवाल ये अगला है। मैच खेलेंगे, ये नहीं कि वो नहीं खेलेंगे। मेरा मकसद ये है कि कई दफा प्लेयर को बाहर बैठ के ना सोचने का और अपनी गलती पे काम करने का मौका मिलता है, तो एक आध मैच बाहर बिठाने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो मेरा कहने अच्छा, का मकसद है secondary कि जो देखें, दोस्त शादाब- यार हैं वो बाहर क्यों नहीं होते नहीं, भाई? अब मैं आपको बताऊं, बात ये कि आप सकलैन मुश्ताक जो अपना शो दूसरी टीवी पे कर रहे हैं पीटीवी के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, जो भी चैनल है मुझे नाम नहीं जी, याद, जी, जी। वो उन्होंने क्या बोला कि शादाब बॉलिंग अटैक लीड कर रहे हैं, स्पिन अटैक, हाँ। ठीक है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी तरफ से मैच देखते हैं, ठीक है कि दामाद हैं उनके। नहीं, दामाद बिल्कुल होंगे, मगर क्रिकेटिंग मेरिट भी कोई चीज अगर होती है। दामाद आप कह दो तो नाराज हो देखिए, जाते इस हैं भाई, तरह अगर तो शाहीन दामाद शाह हो तो कह रहे हैं अफरीदी लोग। शाहीन शाह अफरीदी भी शाहिद अफरीदी के दामाद है, मगर शाहिद अफरीदी ने जहां वो गलत थे, मैं Straight रिस्पेक्ट बोलते हैं करता हूं, वो, मैं straight रिस्पेक्ट करता हूं बोलते हैं शाहिद वो। अफरीदी लाला की कि उन्होंने बाहर स्टैंड लिया, करो, अपने उन्होंने कहा दामाद को बाहर बाहर। करो, उन्होंने कहा बाहर करो, अगर उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, ये ट्रू क्रिकेटर की निशानी होती है। सकलैन मुश्ताक बहुत बड़े बॉलर है, मगर वो अपनी रिस्पेक्ट लूज करेंगे आवाम की निगाहों में अगर वो शादाब की बुरी परफॉर्मेंस को बार बार डिफेंड करेंगे। और दूसरी बात ये, शाहिद आफरीदी ने शादाब खान को रिस्पॉन्स में जवाब दिया है, जो शादाब खान ने कहा कि इंडिया को हमने हराया है, लेजेंड्स ने हमारे नहीं हराया, तो शाहिद आफरीदी ने बोला कि आप बिल्कुल जीते, आपको इज्जत मिली, मगर आप इज्जत हैंडल संभाल नहीं कर नहीं सके, सके। ठीक है। आप लोग आपस में लड़ पड़े, आप लोग की परफॉर्मेंसेस गिर गई, और क्या कहते हैं, आप नामीबिया के खिलाफ 3 आउट करके आप हमको ये जता रहे हैं कि जी आपने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे दी, और सेकेंडली आप अगले 3 मैचेस आपके हैं, आप उसमें बड़ी परफॉर्मेंस लगाएं और हमारा मुंह बंद कराएं, मैं खुश होऊंगा। और शाहिद आफरीदी ने सबसे बेहतरीन बात जो जाते जाते की, उन्होंने कहा आप 1.5 साल ड्रॉप थे इंजरी की वजह से टीम से, मगर हमने आपको सपोर्ट किया, लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने, कि आप आए, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली आपने, आप डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के अंदर फिर भी आए, support हम किया। फिर भी खामोश रहे। तो आप इस तरह की बातें ना करें। शाहिद आफरीदी ने प्यार से शादाब को सबक भी सिखा दिया और उनको ये भी बता दिया कि तुम मेरिट पे नहीं अंदर आए, मगर हम खामोश हैं, ठीक है ना। तो शादाब को नाखून क्या लेने चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें। बिकॉज एक और आपको पॉइंट बता दूं, पहले जब ये शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, शुएब अख्तर खेलते थे, 4 साल में 50 ओवर वर्ल्ड कप होता था और हर 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप होता था। इस वक्त हर साल वर्ल्ड कप हो रहा है। इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर कोई 5-6 मैच इंडिया के खिलाफ खेल लिए, वो 2 साल में 1 मैच खेलते थे। तो आप क्या कैटेगरी की बात कर रहे हैं, आप क्या बात, और वो अच्छा, मैचेस देखिए, मुझे शादाब पे हंसी इसलिए आई कि 1997 वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, 1979 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, 1983 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, 1987 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ। जो पहला मैच इनका खेला गया था वो 1992 वर्ल्ड कप के अंदर, ये 87 के अंदर, 92 में, 96 में ये वहाँ गए थे बेंगलोर खेलने के लिए। तो आप शादाब बातें कर रहे हो, पहले जो 5-4 वर्ल्ड कप हुए उसमें तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही नहीं हुआ है। आप उस वक्त पाकिस्तान की टीम हर जगह पे जाके इंडिया को इंडिया में हरा रही थी। और नसीम भाई, वो जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स इंजमाम और इन सब की बात कर रहे हैं, इनको तो आईसीसी मुश्किल से 3 इवेंट्स में इंडिया को फेस करने का, या 4 में मिला है पूरे करियर के अंदर, आईसीसी इवेंट, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। शादाब ने तो पिछले 10 साल से टीम के साथ हैं, इनसे बोलो कितने 100 हैं तुम्हारे, तुमने कितने पंजे किए इंडिया के खिलाफ, तुमने किया इंडिया के खिलाफ। बात ये, इन लोगों को मसला ये है कि इनके कॉलर इतनी जल्दी खड़े हो असल जाते में हैं। पीछे बैकअप नहीं बनने दिया इन लोगों ने। जो देखिए- असल काम किया है, इन्होंने ग्रुप बनाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रुप की हद तक महदूद कर दिया। आज भी वही ग्रुप आपको नसीम टीम में भाई, स्ट्रॉन्ग दिखाई शादाब दे रहा है। एक- अबरार बाहर होते, शादाब- शादाब 17 रन खाके भी बाहर नहीं होते। पिंडी स्टेडियम पे मैंने इसके साथ गेंद की, शादाब एक ऑर्डिनरी बॉलर है। बात यह, ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर,
ठीक है ना, इंजरी हुई चलो अपनी जगह है, मगर एक ऑर्डिनरी बॉलर है। अगर आप एक ऑर्डिनरी बॉलर को एलीट क्रिकेट 24 घंटे खिला के टॉप के कोचेस के साथ रखेंगे ना, उसका भी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये बीच पिच में प्रैक्टिस के अंदर नेट्स में ये बीच पिच पे बॉलिंग शॉर्ट बॉलिंग करते हैं आधे वक्त। इसका फिर टेक्निकल बात करूंगा, रिलीज पॉइंट पे कंट्रोल नहीं है, रिलीज पॉइंट का अंदाजा नहीं है, तेज करके आपको इतनी बैकिंग, इतनी कोचिंग स्टाफ के बाद अगर आपने 2-3 आउट कर दिए किसी मैच में, तो आप इतने चौड़े हो रहे हैं। दिस इज नॉट प्रॉब्लम। क्या है कि लॉबी है, बैकिंग है, और सुसर जी जो हैं वो लॉबी क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, और दोस्ती यारी के अंदर, बिकॉज वो जितने लेजेंड्स हैं उनके यार हैं, उनके साथ खेलने। और सकलैन वाज अ टॉप परफॉर्मर। बासित अली ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि शादाब आप जैसे 10 को आपका सुसर जेब में लेके घूमता था। सकलैन मुश्ताक तो मैजिशियन थे ना, ऐसा ऑफ स्पिनर जिंदगी में वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं आया। आप बात करते हुए सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनकी जो वो बॉलर बहुत तगड़े हैं, मगर जहां मैं उनकी कोचिंग के ऊपर बात करूं, कुदरत का निज़ाम, अब इस तरह की जो बातें करते हैं ना, वो मुझे पर्सनैलिटी वाइज वो स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं लग रहे। बात ये वो बात करते हैं जिसके ऊपर हमें लग रहा है कि यार वो बाइस्ड हो रहे हैं या फेवर कर रहे हैं, यू नो, और ये चीज़ अच्छी नहीं है जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप के अंदर होते हैं। थोड़ा सा मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। ये मुझे लग रहा है फेवरेटिज्म हो रहा है अपने सन इन लॉ के लिए। डिफेंड कर रहा है काफ़ी देर से उसको, और मेरे ख्याल से सकलैन भाई इतना बड़ा क्रिकेटर था, वन ऑफ पाकिस्तान बेस्ट, उसको समझानी चाहिए अपने सन इन लॉ को कि आप ऐसी बातें, तो बाकी दुनिया को समझा रहे हैं कि ये बेहतरीन है, आप ऐसी बातें ना करो प्रेस के अंदर, आप अपना फोकस डालो ऑन द पिच। आपने नामीबिया के खिलाफ अभी किया, आपका नहीं बनता कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे, लेकिन सकलैन भाई तो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो परफॉर्म करेगा नसीम भाई अगेंस्ट बिग टीम्स, हम खुद ही कह लेंगे वेल डन। बाबर आजम, माइक हसन के ऊपर मैं कुछ बताऊंगा ब्रेक अभी आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जनाब शादाब साहब के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर कर्नल नवेद अकरम चीमा साहब ने बुला के उनको सख्ती से कह दिया है कि भाई अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो, कोई बैट और बॉल से खेलो, मुंह से ना खेलो, आपको बैट और बॉल से खेलना पड़ेगा कल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम। एक ब्रेक के बाद आते हैं, तो फिर कुछ और भी इशूज़ हैं, टीम क्या होनी चाहिए, ब्रेक के बाद। कुछ क्रिकेट हो जाए, एक मरतबा फिर आज न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 के मरहले में न्यूजीलैंड से मद्दे मुकाबल होगी। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेल के आ रही है। तमाम इब्तदाई राउंड के अंदर अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड भी देखें तो मार्क चैपमैन सबसे ज़्यादा रन्स कर चुके हैं, फिल एलन के बहुत रन हैं, 40 के एवरेज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलें। ईश सूदी वो भी लगता है कि टीम में आ जाएंगे, और सेंटनर के साथ जिस तरीके से कुलदीप यादव को याद किया था इंडिया ने भी, और उनको शामिल किया था चक्रवर्ती के साथ, तो ऐसा लगता है ईश सूदी जिनकी सबसे ज़्यादा विकेटें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कल वो भी एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम ने कर रखे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दूसरी जानिब अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी ज़रा मैं अपने नेशनल गेम हॉकी पे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उससे पहले फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती इस्तीफ़ा दे चुके हैं। आपने देखा होगा कल मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे भी खिलाड़ियों ने मुलाकात की थी। तो ऐसा लग रहा है कि सरकारी सतह पे बहुत सख्त नोटिस लिया गया है। इस वक्त जो आईपीसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उनको एडॉक प्रेसिडेंट बनाया गया है। मोहिउद्दीन साहब को 25 करोड़ की ग्रांट दी गई थी इस प्रो हॉकी लीग के लिए। वो कहाँ पे खर्च हुई किसी को समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आज एलामिया जारी किया जिसमें क्लियर किया कि टाइम पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे दिए थे, और जो इन्होंने गलतियां की थी वीज़ों के सिलसिले में, उसमें भी 9.7 मिलियन इजाफी रुपए देने पड़े थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कैटेगोरिकली कि सारी मिस्टेक जो कुछ भी हुई है, खिलाड़ी बर्तन धो रहे थे, खिलाड़ी कपड़े धो रहे थे, वो सब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिम्मेदार है। आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ज़रा आ जाते हैं जनाब अली अपने मैच के ऊपर। कासिम साहब, 11 रुकनी टीम में साइम अयूब से टॉप ऑर्डर पे परफॉर्म नहीं हो रहा। अभी आपने बात कही कि बाबर आजम को ऊपर लेके चले जाएं। बाबर आजम ऐसा लग रहा है कि बोझ बंदे हुए लग रहे हैं टीम के ऊपर। वाई नॉट फ़खर जमान, आप चांस लें उनके साथ मिचेल सेंटनर को खेलने के लिए, ख़ास तौर पे सऊदी को खेलने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि फ़खर जमान भी टीम में आए, लेकिन अगर आपने बाबर को खिलाना है और हमें लग रहा है कि बाबर ने खेलना ही खेलना है, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर में उसको भेज दो, सबज़्यादा फरहान के साथ उसको भेज दो। टेक अ बिट ऑफ प्रेशर ऑफ सैम अयूब। इधर आप उसको वन डाउन में लेकर आए या थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में लेकर आए।
फ़खर ज़मान को नंबर 4 में आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सेंटनर लेफ्ट आर्म स्पिनर जब सामने आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होने चाहिए, और फ़खर ज़मान स्पिनर्स को अच्छी तरीके से मारता है, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर अगेंस्ट स्पिनर्स। तो हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। फ़खर ज़मान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बहुत बेहतरीन बैटिंग भी पहले Last किया, World और Cup उसने में क्या किया। बैटिंग किया लास्ट वर्ल्ड कप में, तो उसका ही नोज़ देम, एक्सपीरियंस भी है उसका। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप के अंदर टॉप 5 जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। अभी आप मुझे ये पूछेंगे सलमान अली आगा कहाँ जाएगा, सलमान अली आगा मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में कप्तान जाने, है, वो तीन से नीचे नहीं जाएगा। वो देख लग रहा है पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से कप्तान ऐसे होता है, लग रहा है, बादशाह होता है। लेकिन उसका वन डाउन नहीं बनता, मेरे नहीं ख्याल है बनता है, क्योंकि सलमान अली आगा और बाबर आजम भाई बाबर जब कप्तान थे तो उन्होंने कभी कप्तानी नहीं छोड़ी, ओपनिंग नहीं छोड़ी। वो दोनों सिमिलर बैट्समैन है। तो अगर आप बाबर को ऊपर भेजो, देखो बाबर के अंदर टीम के अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं था पिछले मैच में नामीबिया के खिलाफ कि बाबर बैठ ही जा रहा है, तो सलमान अली आगा भी थोड़ा सा नीचे जाके खेल ले, अगर उसका जगह नहीं बनता तो ना ही आओ, आप कुछ और करें टीम के अंदर, कप्तानी अच्छा करो, शायद 1-2 ओवर स्पिन बॉलिंग कर ले, लेकिन आपका भी जगह वन डाउन नहीं बन रहा। बाबर को अगर आप नंबर 4 में खिला रहे हो, उसका जगह ही नहीं बनता, ये ज़ाया कर रहे हो उसकी बैटिंग को, और बाकी बैटिंग लाइनअप को भी तकलीफ मिल रहा है। बाबर को ऊपर जो बात करें कि उसके टॉप ऑर्डर पे लेके जाएं बाबर को, वो ज़्यादा बेहतर होगा श्रीलंका की कंडीशन में। और साइम चूंकि एज ए बैटर परफॉर्म नहीं करे, लेकिन एज ए बॉलर वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो शायद उनकी इफादियत टीम में बन रही है। नसीम भाई, हमको पास्ट देखना चाहिए किस तरह जो हिस्ट्री रही है हमारी क्रिकेट की पिछले साल भर के अंदर। तो साइम अयूब के बहुत ज़्यादा फेलियर्स आए, आपको याद है 5-6 डक्स की थी उन्होंने आज से 8-10 महीने पहले, मगर टीम की पॉलिसी उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसे हैं जैसे अनटचेबल होते हैं ना, जिसको कोई हिला नहीं सकता उसकी पोजीशन। तो चाहने को तो मैं बहुत कुछ चाह सकता हूँ, आप भी चाह सकते हैं, आप अपनी राय बताएं। मगर मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो कल होने लग रहा है, मैं वो बात करूँगा ना जो प्रैक्टिकल बात है। तो मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब को ये हटाएंगे ओपनिंग से, ठीक है। मेरे हिसाब से खाली एक चेंज होना चाहिए, बिकॉज देखें आपके पास फ़हीम भी लेफ्टी बैट्समैन है मगर ऑलराउंडर है, फ़हीम को भी अनटचेबल है, फ़हीम को भी कोई नहीं हराता, नवाज भी हैं लेफ्टी, ख्वाजा नाफे की जगह, बिकॉज वो भले उसमें पोटेंशियल होगा, मगर अभी ना उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस पास्ट में रह चुकी है, और उसको जिस तरफ खिला रहे हैं जिस रोल में खिला रहे हैं वो उसका गेम नहीं है। उस्मान की जगह नहीं खिला सकते। उस्मान तो आपका अभी कीपर है ना, उसने कीपिंग लास्ट मैच में अच्छी हमने करी। नाफे से क्यों नहीं कराई कीपिंग, जब हमने उनको सेकंड विकेट कीपर शामिल किया था। लेकिन अगर उस्मान और नाफे एक ही मैच खेल रहे हैं अगेंस्ट नमीबिया, यू आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड है। नाफे कोई हर वक्त से कीपर नहीं है, क्लब क्रिकेट हमारे साथ खेलते हैं, मैं आज तक कीपिंग नहीं की उसने। तो मकसद ये कि तो हम तो कभी साहबजादा फरहान को रिजर्व विकेट कीपर भेजते हैं, कभी नाफे को। मकसद ये उस्मान अभी अपने रोल में सेट हुए हुए हैं, जिस तरह रिजवान को उन्होंने कीपर और बैट्समैन में पक्का कर दिया था, तो ये उस्मान खान के साथ भी ये कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। मगर कल के लिए मेरे हिसाब से मेरे पास सिर्फ ख्वाजा नाफे को हटा के फ़खर ज़मान को खिलाना चाहिए, कुछ सोदी सैंटनर दोनों ऐसे। अबरार को किसकी जगह पे लाएंगे आप? अब ये तो इनको ये डिपेंड करना चाहिए कि ये सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम दोनों ही बॉलिंग करेंगे या उसमें से एक को ड्रॉप करके इनको ऐड करेंगे, ये डिपेंड करने आपको डिपेंड करता है। आप ये कह रहे हैं कि सलमान मिर्ज़ा कैसे ड्रॉप हो सकते हैं? एक तो फास्ट बॉलर ना फ़हीम हो सकते हैं। शादाब खान की जगह में नहीं, शादाब खान की जगह पाकिस्तान टीम ड्रॉप हो जाएगी। नहीं, अब तो सख्ती हो रही है उनके ऊपर। 11 अगर मैं आपके समझूं तो उसके अंदर आपने सिंपल सी बात की है कि फ़खर ऐड कर रहे हैं आप। फ़खर ख्वाजा नाफे से रिप्लेस कर रहा हूँ कर रहे हैं, तो फिर अबरार को किसकी जगह पे ला रहे हैं? 12 से नहीं खेलेंगे अब? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा। आप अपनी राय बताएं। फ़हीम को ड्रॉप करना चाहिए मेरे फ़हीम को। जनाब मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान को आने चाहिए ख्वाजा नाफे के जगह में, और मेरे ख्याल से होगा नहीं ऐसे, लेकिन अबरार को शादाब का जगह में आने चाहिए, क्योंकि लेकिन फ़हीम ऑल्सो, क्योंकि अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे फ़हीम को, अगर आप बॉलिंग नहीं कराएंगे उससे, तो उसका जगह फिर शायद नहीं बनता। आप समझते हैं कि पहले 6 ओवर में कल भी फ़हीम बॉल नहीं करेंगे? मैंने एशिया कप में इतना अच्छा लगा मुझे जो फ़हीम ने बॉलिंग किया था, ओपनिंग बॉलिंग में आके उसने बहुत अच्छी गेंद किया, उसके बाद पाकिस्तान ने अबरार को और उस्मान को क्या पावर प्ले में लाना चाहिए, जो गलती हुई थी पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ? रविंद्र जडेजा अगर लेफ्टी सामने आता है तो मेरे हिसाब से शायद सलमान आगा ही स्टार्टिंग में बॉल करें और एक एंड से साइम अयूब करें, मेरे ख्याल से। दोनों हमारे बैट्समैन को, दोनों स्पिनर्स, बिकॉज वो पेस को यूज नहीं करेंगे, वो ट्राई करने जाएंगे, बाउंड्री लंबी है, आउट हो सकता है। नई चीज बताइए आपने, वो बिल्कुल करना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स आना चाहिए, अगर उसमें सक्सेस में आउट ऑफ द बॉक्स तो आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सैयद राफे सफदर एंड थैंक यू वेरी मच कासिम शेख साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब उम्मीद लगा के बैठे, दिल लगा के बैठे, तमन्नाएं दुआएं आपके लिए। कम ऑन ग्रीन शर्ट, जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलनी है आपने कल। आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े मैचों में बहुत अच्छा है।
लेकिन इस वक्त अगर सच्चाई से देखें तो न्यूजीलैंड आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है। आपको कल एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना होगा अगर न्यूजीलैंड को हराना है। क्या करती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने शो में बैठ के फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। आपसे कल रात को फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।